और ग्वालियर चंबल से इनका गहरा और खास नाता है। तो आज तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी और जैसा कि IBC 24 के खास कार्यक्रम का नाम ही है जनसंवाद, तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आज हम इनसे बातचीत करेंगे और विकास के लिए क्या कुछ नई योजनाएं अब इनके झोली में है जो कि ग्वालियर चंबल वासियों को लगातार विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी IBC 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री परमेंद्र मोहन सर जी को कि वो मंच पर आए और जो हमारे खास मेहमान हैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, उनका स्वागत कीजिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए, बेहद आज ये एक खास पल है क्योंकि ग्वालियर चंबल के लाडले बेटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और आज वो IBC 24 के खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और मंच पर मैनेजिंग एडिटर IBC 24 के श्री परिवेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। परिवेश सर, ओवर टू यू। आज के सत्र की शुरुआत हम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन महाराज आपका। कहते हैं कि ग्वालियर चंबल बिना आपके अधूरा लगता है। तो क्योंकि ये IBC 24 का जनसंवाद कार्यक्रम है, जनता से जुड़ा हुआ, जनता के सरोकार की बात हम करते हैं, तो क्योंकि ये चुनावी साल है, यहां से आपको क्या लगता है? 15 महीने से इस सरकार को भी आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है यहां से ऐसी कौन से एजेंडे को लेकर के आप जाएंगे जो पूरी तस्वीर बदल देंगे आप? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। IBC 24 ने सदैव प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी विशेष भूमिका सदैव निभाई है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरी कोशिश सर्वेश पिछले 2 दशकों में जो मेरा प्रयास रहा है, थोड़ा सा राजनीति से हटकर प्रयास मेरी कोशिश रही है। मेरी परिवार की विचारधारा, आशा अभिलाषा सदैव विकास और प्रगति के साथ जुड़ी हुई है और वही एक परंपरा सदैव सिंधिया परिवार ने निभाने की कोशिश की है। आज़ादी के पहले जो स्थिति थी, उस स्थिति में भी ग्वालियर का विकास, ग्वालियर की प्रगति मेरे पूर्वजों ने अधोसंरचना के आधार पर, चाहे रेलवे लाइंस हो, सड़कें हों, बांध हो किसानों के लिए, तो ये एक सोच विचारधारा सदैव रही। और आज़ादी के बाद मेरी आजी अम्मा, मेरे पूज्य पिताजी ने जो मार्ग प्रशस्त किया, उसी मार्ग पर चलने की मेरी कोशिश है। पिछले 20 वर्षों में चाहे ग्वालियर हो, चाहे भिंड हो, चाहे मुरैना हो, चाहे श्योपुर हो, चाहे गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, क्योंकि वो मेरा संसदीय क्षेत्र रहा है, समूचे संभाग में मेरी कोशिश रही है कि विकास और प्रगति की श्रृंखला हम लाएं। और इससे आगे अगर हम चलें तो मेरी कोशिश ये भी रही है कि मालवा क्षेत्र में, इंदौर में, जैसे कि ट्रेन्स की सुविधा हम लोग ने दिलवाने की कोशिश की है, स्टेडियम लगवाने की कोशिश की है, नया स्टेडियम बनवाया है। तो एक विकास प्रगति का ब्लूप्रिंट लेके मैं चलने की कोशिश करता हूँ और मेरी यही आशा और अभिलाषा है कि जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहे ताकि उस ब्लूप्रिंट पर हम लोग काम कर पाएँ। भारत सरकार के आप इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। एक तरीके से कहें कि मोदी जी की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना ने में भारत को बुनियादी तौर पर मजबूत बनाने में जिस इस्पात के जरिए, जिस ताकत के जरिए आप लगे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही क्योंकि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि हर आम आदमी, चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई यात्रा करे, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों में तालमेल बिठा करके, क्योंकि
जो बीता अरसा दिख रहा था उसमें इस्पात इंडस्ट्री थोड़ी डाउन मार्केट चल रही थी, कोरोना का भी संक्रमण का दौर था, उन सब से बाहर निकल के आप कैसे इसको आगे ले जाएंगे? बहुत एक संक्षिप्त प्रश्न आपने कर दिया, पर बहुत ही लोडेड प्रश्न है, क्योंकि मेरे दोनों विभागों की विस्तृत जानकारी मुझे संक्षिप्त तरीके से आपको देनी होगी। जी। पहले तो मैं कृतज्ञ हूँ प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, कि जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है। मेरी पहली जिम्मेदारी जो मुझे दी गई थी वो नागर विमानन क्षेत्र की थी, और आप जरूर सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का सपना था कि उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना, कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े। और मैं आपको ये बताऊं कि ये क्षेत्र सदैव लोगों के मस्तिष्क में बसा हुआ था कि ये क्षेत्र चुनिंदा लोगों के लिए तक ही सीमित है। पर पिछले 9 वर्षों में जो गति प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई है, उससे ये आम जनता का आवागमन का रास्ता आज बन चुका है। और कुछ आंकड़े आपके समक्ष में पेश करना चाहता हूं। जी। 2013-14 में हमारे देश में केवल 6 करोड़ यात्री नागर विमानन सेवा के आधार पर यातायात करते थे। आज 9 साल बाद हमारे देश में करीब 14.5 करोड़ यात्री नागर विमानन के आधार पर आगे चलते हैं। हमारे देश में 75 वर्षों में 74 एयरपोर्ट बने थे, और प्रधानमंत्री जी की संकल्पता जो आप बात कर रहे हैं जी, उसके आधार पर आज 9 वर्षों में जो 74 एयरपोर्ट थे वो आज डबल होके अतिरिक्त 74 एयरपोर्ट, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट मिलाकर 148 आज हो चुकी हैं, जिसमें पिछले माह शिमोगा में प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण शिमोगा एयरपोर्ट का किया था, वो 148वां एयरपोर्ट बन चुका है। तो ये तीव्र गति प्रदान की। और आपको एक और दूसरा आंकड़ा मैं दूंगा जिससे शायद कुछ आश्चर्य आपको होगा। अगर हम अपने क्लोजेस्ट कंपेटिटर को देखें और हमारा सहभागी वो है रेलवे। रेलवे में अगर हम फर्स्ट एसी और सेकंड एसी की यात्री की गणना करें, क्योंकि प्लेन में भी एयर कंडीशनर जाहिर सी बात, तो रेलवे में करीब 18.5 करोड़ लोग फर्स्ट एसी और सेकंड एसी से यात्रा करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, नागर विमानन में आज 14.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं, पर रेलवे का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यात्रियों का करीब 5.5%, और नागर विमानन क्षेत्र में हमारा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 10 दिसंबर 3%। जी। तो अगले 8-9 सालों में मैं मानता हूं कि हमारे सहभागी रेलवे के करीब या उनसे आगे, केवल फर्स्ट एसी और सेकंड एसी की मैं बात कर रहा हूं, नागर विमानन क्षेत्र जाएगा। तीसरी बात, 2013-14 में भारत में हमारी फ्लीट 400 विमानों की, जी, आज 9 साल में वो बढ़कर 75% 700 विमानों की हो। और अभी आपने और हमने सुना है कि जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प था एयर इंडिया का विनिवेश करना है, ताकि देश में हवाई यात्रा की नई सुविधाएं हम लोग दे पाए। उसी के आधार पर एयर इंडिया के विनिवेश के बाद एयर इंडिया ने सबसे बड़ा ऑर्डर, भारत में नहीं विश्व में सबसे बड़ा ऑर्डर एयरप्लेन्स का, जी, दोनों बड़े कंपनीज एयरबस और बोइंग के साथ, एयरबस के साथ 250 विमान, बोइंग के साथ 220 विमान, 470 विमान का ऑर्डर $70 बिलियन का एयर इंडिया ने किया। तो अब आप और हम और हमारे दर्शक ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इंडिगो ने और प्लेन्स ऑर्डर किए हैं। अकाशा 2 प्लेन से निकला था, आज 20 प्लेन में पहुंच चुका है, 1.5 वर्षों में 72 प्लेन्स तक पहुंचेगा। कितनी तेज रफ्तार से ये क्षेत्र बढ़ने वाली है और आम आदमी का माध्यम बनेगी यातायात के लिए। लेकिन सिंधिया साहब, और एक और बात मैं कहना चाहता हूं,
उड़ान योजना में ये भी सूचना ज़्यादा लोगों को नहीं है, जो सब्सिडी के आधार पर टिकट प्राइसिंग में जी उड़ान योजना के आधार पर आम नागरिक उस सुविधा का लाभ ले पाए। 2016 में हमने शुरुआत की थी। पिछले 6 वर्षों में करीब करीब 2,20,000 फ्लाइट्स जी उड़ान योजना के तहत शुरुआत हुई हैं और 1,16,00,000 लोग इस देश में जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि विमान के आधार पर वो यातायात करेंगे, वो इस उड़ान योजना के तहत एक जगह से दूसरी जगह विमान से जा पाए। लेकिन कांग्रेस तो यही कह रही है कि ये योजना सिर्फ हवाई है। बुनियादी चीज में आज भी है कि आम आदमी के लिए जो हवाई टिकट का सफर है आज भी उतना ही महंगा है। जो पार्टी स्वयं ही हवाई हो वो तो हवाई की बात तो करेगी, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जिस पार्टी का तथ्य न हो, जिस पार्टी का वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में दुख की बात है पर जनाधार समाप्त हो रहा है, उस पार्टी को केवल खट्टे अंगूर के अलावा और क्या दिखेगा। अगर ये ग्लास में आपके सामने रख लूं जी और ये बोतल में 3/4 भरा है लेकिन 1/4 खाली है, आपको दिखेगा कि 3/4 भरा हुआ है। मेरी दृष्टिकोण ऐसी है कि मुझे तो सदैव दिखेगा कि 1/4 खाली है। अब जिन लोगों का दृष्टिकोण ही देश की विकास और प्रगति के साथ न जुड़ा हो, अच्छा। उनकी दृष्टिकोण को बदलने में कोई आप और हम तो संभव नहीं होने वाले। लेकिन जो आंकड़े हैं, मैं सदैव कहता हूं, मैं अर्थशास्त्र का मैं एक विद्यार्थी रहा हूं, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा, मेरे सामने आए कांग्रेस सिंधिया साहब मैं उसी दृष्टि पर मेरे सामने आए कांग्रेस सिंधिया साहब मैं उसी दृष्टि पर आंकड़ों पर मैं उसी दृष्टिगत सवाल पर ही आ जाता हूं कि सवाल यह है कि 15 साल में ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब कितना फील गुड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल पहले जो 15 महीने पहले जो कांग्रेस की कार्यशैली थी और आज जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, उसमें क्या चेंजेस देख रहे हैं आप? कुछ बुनियादी चीज। देखिए, प्राथमिक तौर से पहले तो मैं कहूंगा कि 15 महीने ने, अभी तो मुझे अब 3 साल हो चुके हैं। अच्छा हाँ जी। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि मेरे लिए एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए अपना घर भी है। मेरी आजी अम्मा ने अपनी जनसेवा का सफर शुरुआती तौर पर कांग्रेस से किया था। उसके बाद उस समय में जनसंघ में उन्होंने प्रवेश किया। भारतीय जनता पार्टी की भी संस्थापक रही। मेरे पूज्य पिताजी ने अपने जनसेवा का सफर जनसंघ से शुरू किया था। सन 1980 में वे कांग्रेस में गए और इसलिए मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी कोई अलग पार्टी नहीं है। अगर देश के किसी और पार्टी की आप बात करते तो शायद एक अलग पार्टी में मैंने प्रवेश किया है, वो स्थिति होती। पर मेरे लिए तो भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए अपना घर की तरह है जी। पहली बात। दूसरी बात, जब मैं कांग्रेस में भी था, मेरे घर के जैसे रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ रहा है और मैं मानता हूं कि रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जिंदगी में। सर, कार्यशैली कैसी लग रही है? मैं उस पे आ रहा हूं जी। पर पहले मैं अपनी भूमिका बैठाना चाहता हूं क्योंकि वो जरूरी है। जी। भूमिका और बुनियाद के आधार पे ही कार्यशैली की बात की जाती है जी। जब मैं कार्यशैली की बात करूं, सर्वेश जी, मेरा बैकग्राउंड परवेश जी, मेरा बैकग्राउंड प्राइवेट सेक्टर में रहा है। मैं बैंकर रहा था 6 साल, प्रोफेशनल रहा हूं जनसेवा में आने के पहले। और जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है प्राइवेट सेक्टर में, जब मैं बैंकर में था, मैं आश्चर्यचकित रह गया। पर
उस प्रोफेशनलिज्म से भी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान की सरकार में उसका अनुभव मुझे मिला है। जो एक कार्य पद्धति है, कार्यशैली केवल नहीं लेकिन कार्य पद्धति, टारगेटिंग सेटिंग के आधार पर एक्सिक्यूशन ड्रिवन, कि अगर तारीख हमने तय कर दी है तो उस तारीख पे ही काम और कार्य समाप्त होना चाहिए। एक नई सोच कि बहुत समय हो गया देश में कि हर सरकार आती है तो नई नई योजनाओं की घोषणा होती है। प्रधानमंत्री जी की सोच कि जिन घोषणाओं और योजनाओं की शुरुआत हमने की है उसका 100% सैचुरेशन होना चाहिए। तो हर मंत्रालय को टारगेट दिया गया है कि 100% सैचुरेशन उस टारगेट का होना चाहिए। चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो गैस सिलेंडरों की बात हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, और ऐसी योजनाएं जो जनमानस के जिंदगी के रोज की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो विकास और प्रगति के आधार पर केवल देश को नहीं बदलती, अधोसंरचना के आधार पर आपके और हमारे हाथ में वो औजार देती हैं जिससे आप और हम अपने जिंदगी को बदल पाए। मैं अभी, क्योंकि जो कार्यशैली है जिसको लेकर के बहुत बातें की गई थी, उस कार्यशैली में अब भी लगता है कि आज कांग्रेस इसीलिए जनता के बीच जो है फिट नहीं बैठ रही है। देखिए, मैं अगर आपसे एक निवेदन कर पाऊं कि मैं अपने अतीत पर ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, अपने वर्तमान और अपने भविष्य पर। ठीक है, यहाँ जहां तक कांग्रेस की बात है, जैसे मैंने कहा, मैं संक्षिप्त में आपको अगर कह दूं कि वर्तमान की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जिस कांग्रेस के आधार पर मेरे पूज्य पिताजी ने अपना जीवन व्यतीत नहीं किया, मैं तो कहूंगा कि उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। आज वो कांग्रेस नहीं रही जो कांग्रेस थी, और उसका स्पष्ट नतीजा स्वयं कांग्रेस आज भुगत रही है। यहां से रोडमैप क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि आपके करीब दिल्ली भी है, मध्य प्रदेश भी है, दोनों में से बेहतर कौन, आप किसको देख रहे हैं यहां से आप? देखिए, मैं अपनी जिंदगी में परिवेश जी, मैं आपको कहूं कि मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं, और मुझे लगता है कि मेरे परिवार की एक परंपरा भी वो रही है जी। मेरे पूज्य पिताजी के बारे में भी बहुत कहा जाता था कि उनकी एक ही कमी है कि वो एम्बिशियस नहीं है। मेरी आजी अम्मा के बारे में भी कहा जाता था कि वो एम्बिशियस नहीं है जी। अब अगर वो खोट है तो वो खोट हम आप मानने के लिए तैयार हैं। हम स्वतः के लिए आशावान या अभिलाषा नहीं, हमारी स्वतः की नहीं है, लेकिन विकास के लिए, प्रगति के लिए और जनता के विकास और जनता की प्रगति के लिए हमारे मन में एक ब्लूप्रिंट है और आशा और अभिलाषा बहुत है, और उसका स्पष्ट उदाहरण आपको मैं दे दूंगा, जिसके आधार पर मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। ये पिछले 3 वर्ष जो गुजरे हैं आपके लिए, मेरे लिए, समस्त दर्शकों के लिए बहुत कठिन वर्ष निकले हैं कोरोना काल के। आपने और हमने और कई दर्शकों ने भी अपने कई आसपास के लोगों को खोए हैं। कई बार हम लोग संक्रमित हुए हैं जी। कठिनाई का दौर रहा है, पर इस कठिनाई के दौर में भी चाहे प्रधानमंत्री जी रहे, चाहे मुख्यमंत्री जी रहे, उनकी सोच विचार सदैव रही है कि कुछ नया करके दिखाना है, कुछ नया करना है। और इन 3 वर्षों में मिलकर, उदाहरण मैं आपको ग्वालियर का दे दूं, कोरोना काल है, आप और हम कह सकते थे हम तो बीमारी से जूझ रहे थे भाई, इंजेक्शन रेमडेसिविर पहुंचाना था, दवाई पहुंचाना था, ऑक्सीजन पहुंचाना था, पर इसके दरमियान भी हमने पूरा ब्लूप्रिंट तय किया ग्वालियर के लिए। आज ग्वालियर के लिए जो सपना था कि दिल्ली की तरह रिंग रोड बनेगा,
स्वर्ण रेखा नाले पे एलिवेटेड रोड 1330 करोड़ का स्वीकृत हम लोग ने करवाया है, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से। दोनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। लेकिन शहर का जिस तरीके से विकास होना था, आप सामने इंदौर को देखें, और ग्वालियर का अपनी संस्कृति, अपनी एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, वो आज से नहीं सदियों से रही है। वो लगता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के वो डेवलपमेंट, वो जो चीजें जो माधवराव सिंधिया साहब ने जो सपना देखा था, उन सपनों को आप जमीन पर उकेर पाए हैं अभी तक? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसलिए जरूरत है कि हम एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान के आधार पर काम करें। जी, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आज ग्वालियर का क्या ब्लूप्रिंट बन रहा है और कार्य प्रगति पर है। एलिवेटेड रोड 1330 करोड़ का, जो 16 किलोमीटर ट्रिपल ITM से गिरवाली चौकी तक पूर्ण रूप से ग्वालियर को घेरेगा, और जो ट्रैफिक का सामना आपको और हमें करना पड़ रहा है जी, उसका समाधान निकलेगा। ग्वालियर में पहली बार जो स्टेशन मेरे पूज्य पिताजी ने स्थापित की थी, उस स्टेशन का नवनीतीकरण किया जा रहा है जी। 500 करोड़ रुपए की योजना है। अगले 1-2 माह में ही प्रधानमंत्री जी स्वयं उसका शिलान्यास करेंगे। एक भव्य स्टेशन हम लोग 500 करोड़ का बना रहे हैं, आधुनिक स्टेशन, संस्कृति को रखते हुए, क्योंकि पुराना स्टेशन भी बहुत महत्व रखता है जी, बहुत पुराना है, उस धरोहर को बचाना है। उस धरोहर को रखते हुए वो धरोहर पुरातत्व विभाग जैसी एजेंसी के साथ उसको हम बीच में रखेंगे, और दोनों तरफ, एक तरफ से एंट्री, एक तरफ से एग्जिट आधुनिक हम लोग बनाएंगे। तो सांस्कृतिक धरोहर बीच में और दोनों तरफ एक आधुनिक एंट्री और एग्जिट। उसके साथ ही एक नया एयरपोर्ट बन रहा है ग्वालियर में जी, जिसकी आधारशिला हमारे गृह मंत्री जी ने रखी। 500 करोड़ रुपए का नया एयरपोर्ट रखा है। आपने भोपाल और इंदौर का उदाहरण दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप भोपाल और इंदौर के एयरपोर्ट में गए होंगे। जितना बड़ा भोपाल और इंदौर का एयरपोर्ट है, उससे बड़ा ग्वालियर का एयरपोर्ट 2 लाख स्क्वायर फुट का बनने जा रहा है, 4 एरो ब्रिजेस के साथ। जिस ग्वालियर का विमानतल मेरे दादी के नाम पे रखा गया था और वहां एक भी प्लेन नहीं आता था, आज आपको बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता, इंदौर के लिए कनेक्टिविटी है। और ग्वालियर में अब छोटे प्लेन नहीं आते। ग्वालियर में अब एयरबस 320 आ रहा है, बोइंग 737 आ रहा है। पर आपके जरिए मेरे आपके दर्शकों को भी एक ही निवेदन है कि कृपा करके वो प्लेन को भर के भेजें, नहीं तो लंबा नहीं चल पाएगा। तो एयरपोर्ट का काम हो रहा है, एयर कनेक्टिविटी का काम हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस आज दिल्ली और भोपाल के बीच में चलाकर ग्वालियर में हमने स्टॉपेज दी है। शताब्दी के बिल्कुल ऑपोजिट टाइम पे चलती है। तो सुबह से आपको आना है तो शताब्दी से आइए, दोपहर में आपको आना है तो वंदे भारत दिल्ली से 2:30 बजे पकड़िए, आप 5:30 बजे तक ग्वालियर पहुंच जाओगे। तो ट्रेन की सुविधा। इसी के साथ साथ ग्वालियर में नया क्रिकेट का स्टेडियम मैं बना रहा हूं, जो मेरे पूज्य पिताजी का सपना था, जो आपने जिक्र किया भी जी। 200 करोड़ रुपए का नया इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है। अगले 6-7 महीने में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, और मुझे आशा है कि अगले साल इंटरनेशनल मैच भी हम लोग ग्वालियर में होस्ट करेंगे, जो बहुत दिन हो गए। तो ग्वालियर का समग्र विकास। पानी की किल्लत, मैंने सदैव कहा है कि मेरा सपना है कि चंबल से पानी ग्वालियर लाना है। आज वो योजना स्वीकृत हो चुकी है 350 करोड़ की, पर उसका शिलान्यास हम तब तक नहीं करेंगे जब तक पूर्ण योजना की स्वीकृति न हो। मैं आधा काम कभी नहीं करता। 2 और भाग बहुत महत्वपूर्ण है। एक है वाटर का पाइपलाइन पसारी से क्रिकेटो तक, वो करीब 400 करोड़ रुपए की योजना है। उसकी DPR अभी बन रही है, अगले 1 माह में तैयार होकर हम लोग सैंक्शन करा देंगे। दूसरा है वो ग्वालियर शहर का क्षेत्रफल भी बढ़ गया है। हमारे शहर में 60 वार्ड थे, अब 66 हो गए हैं। ग्रामीण इलाका भी 6 वार्ड अब शहर में आ चुके हैं। सारे वार्ड्स में पाइपलाइन की नवीन सुविधा होनी चाहिए। ग्वालियर का पाइपलाइन बिछाया गया था माधव महाराज के द्वारा, लेकिन 100 साल से ज्यादा पूर्व। वो योजना की DPR भी तैयार है, 300 करोड़ की बन रही है। तीनों मिलाकर 1100 करोड़ रुपए की पानी की योजना भी हम स्वीकृत करवा के ग्वालियर के वासियों को हम देंगे। लेकिन सिंधिया साहब, तो मैं समाप्त करूं। 1100 करोड़ पानी की योजना, 1300 करोड़ एलिवेटेड रोड की योजना, 500 करोड़ एयरपोर्ट की योजना, 500 करोड़ स्टेशन की योजना,
1000 बिस्तर का अस्पताल बन के अब तैयार है 500 करोड़ का। ये ग्वालियर का पूर्ण ब्लूप्रिंट इन 3 सालों में काम चल रहा है। आप उस सपने को, आपने जो देखा, आप उस सपने को साकार, मैं भूल गया, इंटीग्रेटेड ISBT बस टर्मिनल, करीब 65 करोड़ का हम नवीन बस टर्मिनल, करीब 65 बसेस की स्टॉपेज के लिए हम लोग बना रहे हैं, वो भी तैयार हो जाएगा। और मुरार नदी का सौंदर्यीकरण, पहला भाग 40 करोड़ का, अगला भाग 100 करोड़ का मैं केंद्र सरकार से स्वीकृत कराऊंगा। पूरे मुरार नदी का सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा। नहीं, ये मैं मुरार का अस्पताल 20 करोड़ का नवनीतीकरण, हजीरा का अस्पताल का 40 करोड़ का नवनीतीकरण। मैं जैसे याद आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ मेरा बहुत सपना है। मैं समझ रहा हूँ कि आप ग्वालियर, हमारा ग्वालियर हम आधुनिक बनाएंगे, आप विश्वास रखिए। और जो ग्वालियर की आपने संदर्भ दिया था, जो ग्वालियर प्राथमिकता रखती थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मध्य भारत की राजधानी थी, विधानसभा मोती महल में लगती थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तानसेन का शहर है। हाँ। वही प्राथमिकता हमें दोबारा स्थापित करना है। और आप मेरे साथ आप जुड़िए और हम ग्वालियर को उसी प्राथमिकता में वापस हम सभी लोग आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी उस ग्वालियर की वो जो रौनक थी, उस रौनक को वापस देखना, उसको वापस देखना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि सर होता क्या है कि पॉलिटिकल सिस्टम वो सिस्टम डेवलप कर देती है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिंग बॉडी है, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, वहां अक्सर ऐसे सवाल आते हैं कि अधिकारी बात नहीं सुनते, जो काम करने आते हैं वहां पता चलता है कि लेट लतीफी हो रही है। तो ये जो सिस्टम है, ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को कैसे आप मेन स्ट्रीम पे कैसे लेकर के आएंगे कि वो आए? और मेरा बहुत स्पष्ट और सिंपल सॉल्यूशन है। हमारे देश का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में बहुत खूबियां हैं, बहुत क्षमता है। हमारी देश की ब्यूरोक्रेसी हमारी देश की पूंजी है, पर उस ब्यूरोक्रेसी को हमें विजन देना होगा। उस ब्यूरोक्रेसी से हमें जवाबदेही लेनी होगी और उस ब्यूरोक्रेसी के प्रति हमें भी अपनी जवाबदेही रखनी होगी। जी, मैं टीम एफर्ट में अपना विश्वास रखता हूं। लीडर वो होता है जो सहभागी के रूप में कार्य करे अपने लोगों के साथ, बहुत बेहतर, टीम एफर्ट के आधार पर काम करे। और मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं। मैं अपने मंत्रालय में हर सोमवार नागर विमानन का और इस्पात का मैं डैशबोर्ड लेता हूं। डैशबोर्ड में मेरे सारे विभाग के सारे अफसर बैठते हैं। आप मंत्री हैं जी, आप नॉर्मली टेबल पे जाएंगे तो कहां बैठेंगे? कुर्सी पे बैठूंगा, जो टेबल कुर्सी है। कौन से कुर्सी पे बैठोगे? जो सरकार ने जो निमित्त किया है, उस पे बैठेंगे। हेड पे बैठोगे ना आप? जी। मैं कभी हेड पे नहीं बैठता। जिस दिन से मैं पहली बार मंत्री बना, जी, 2008 में, यह भावना मैंने अपने हर एक मंत्रालय में, चाहे दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी हो, वाणिज्य उद्योग हो, ऊर्जा हो, और अब नागर विमानन और इस्पात हो, मैंने ये भावना हर मंत्रालय में तैनात करने की कोशिश की है कि आप और हम एक टीम के सहभागी। अगर मैं कुछ हूं तो मैं केवल एक फर्स्ट अमंग इक्वल्स हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं हूं। आपकी सफलता में मेरी सफलता है। जी। तो मेरे डैशबोर्ड के मीटिंग में मैं टेबल के हेड पे नहीं बैठता, मैं टेबल के बीच में बैठता। क्यों? कि वो भावना उत्पन्न करने के लिए कि जितनी आपकी जवाबदेही है इस मीटिंग में, उतनी मेरी भी जवाबदेही है। और कई आइटम मेरे नागर विमानन के डैशबोर्ड में करीब 72 आइटम्स हैं और इस्पात के डैशबोर्ड में करीब मेरे 55 आइटम्स हैं। कई आइटम्स में जिम्मेदारी मेरी है, मेरे सचिव की नहीं, मेरे संयुक्त सचिव की नहीं, मेरे जॉइंट सेक्रेटरी की नहीं, मेरी जिम्मेदारी। अगले डैशबोर्ड में मुझे रिपोर्ट करना पड़ता है मेरी पूरी टीम को कि जो मुझे करना था, मुझे परवेश जी को चिट्ठी लिखना था या मुझे जाके उनसे मिलना था, मुझे उनसे अनुरोध करना था, मैंने किया कि नहीं। तो मंत्री की भी उतनी अकाउंटेबिलिटी रहे जितनी ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी रहे। अगर वो भावना आप तैनात करोगे तो असंभव कार्य भी संभव हो पाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के साथ तालमेल अच्छे चल रहे हैं, जबरदस्त। और मैं आपको कहूं
शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, कैलाश जी हो, मैं हूं, प्रहलाद जी हो, फग्गन सिंह जी हो, हम सबका एक ही सोच और विचारधारा है। जन कल्याण के आधार पर, विकास और प्रगति के आधार पर ही हमें अपना मार्ग प्रशस्त करना है और हमारा एजेंडा विकास और प्रगति के साथ जुड़ा हुआ रहता है। मैं हर बार करीब करीब 10 दिन में एक बार तो मैं भोपाल जाता हूं और मुख्यमंत्री जी और हमारी वार्तालाप होती है, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। इस स्कीम का क्या पोजीशन है, उस योजना का क्या पोजीशन है। हर बार मैं जाता हूं, उदाहरण के तौर पे मैं कहूं, हमारा 1000 बिस्तर का अस्पताल है, अब लोकार्पण के लिए तैयार है जी। पर एक कारण है जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। एक कारण है कि वो भव्य इमारत तैयार है, वहां कार्य चल रहा है, पर अभी तक लोकार्पण मैंने नहीं किया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और हम दोनों एक प्रश्न पर हैं कि वहां अभी स्टाफ की कमी है। वो कैबिनेट का सैंक्शन होना चाहिए स्टाफ के लिए, वो कैबिनेट का सैंक्शन होगा स्टाफ के लिए, उसके बाद मुख्यमंत्री जी और हम, नरेंद्र सिंह जी, हम सब आके उसका लोकार्पण करेंगे। एक बात तो ये हमारी विचारधारा है। एक बात आपने कही, विचारधारा की बात और सादगी की बात आपने कही। आपको विरासत में ये राजनीति मिली, लेकिन आप उस विरासत की राजनीति से बाहर निकल करके लोगों के बीच बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस मूड में रहती है कि अक्सर कांग्रेस को कहती है कि वो वहां परिवार की राजनीति होती है, परिवारवाद के बीच में राजनीति होती है, लेकिन ऐसे कई घराने हैं बीजेपी में भी जहां परिवारवाद चल रहा है। कांग्रेस कहती है कि वो हमसे ज्यादा परिवारवाद के काम करती है और मुझे कोसती है कि परिवारवाद। ये मेरा तो बड़ा सिंपल रूल है, मैं आपको बताऊं परिवेश जी, जो मेरे पूज्य पिताजी ने स्थापित किया था, ये श्रेय अगर किसी को जाता है तो उनको जाता है, मुझे नहीं। पर मैंने उनकी परंपरा और उनकी नियम, मेरे लिए वो रोल मॉडल थे, सदैव रहेंगे। वो नियम मैंने अपने जिंदगी में भी लागू किया है। और ये सब परिवारवाद की चर्चा के बहुत सालों, क्या मैं कहूँगा कि दशकों पहले, बहुत पहले ही उन्होंने कह दिया था कि जब तक मैं हूं, परिवार में से एक ही व्यक्ति राजनीति में रहेगा या जनसेवा में रहेगा। जिस दिन तुम्हारा मन लगे आने के लिए, मुझे कह देना, मैं रिटायर हो जाऊंगा। पर जब तक मैं हूं, केवल मैं हूं और आप नहीं। आप आना चाहते हो, मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो आप जब तक रहेंगे महाआर्यमन नहीं आएंगे। मैंने भी वही नियम मैंने लागू किया है अपनी जिंदगी में। एक व्यक्ति एक समय में, तो मेरे लिए मतलब ये कोई नई बात नहीं है। अब अगर आप ये कहें कि आपके पिताजी जनसेवा में थे, आपकी आजी अम्मा जनसेवा में थी, आपके आजोबा मध्य भारत के राज प्रमुख थे, वो मेरे परिवार का इतिहास है जिस पर मुझे बड़ा गर्व है। कब से इस देश में अगर मेरे पूज्य पिताजी, मेरी आजी अम्मा, मेरे आजोबा जनसेवा के पद पे लगे हैं, तो मैं तो मानता हूं कि ये एक अच्छी बात है। पर व्यक्ति का, परिवार का एक व्यक्ति ही परिवार का जनसेवा के पद पे रहे, ये सदैव, कम से कम इस परिवार में मेरे पूज्य पिताजी के समय से ये नियम लागू है। तो आप जब तक रहेंगे महाआर्यमन राजनीति में, मेन पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। जिस दिन वो आना चाहते हैं, मैं रिटायर हो जाऊंगा। मुझे जनसेवा से मोह है, विकास से मोह है, प्रगति से मोह है, राजनीति से नहीं। राजनीति बड़ी कूटनीतिक भी होती है। मैं चीजें बनाने में प्रेम रखता हूं, चीजें बनाने में मेरी फुर्ती रहती है, चीजें बनाने में, लोगों को आगे बढ़ाने में मेरी आशा रहती है। कभी कभी राजनीति में बड़ी केंकड़े वाली आदत रहती है कि अगर प्रवेश जी आगे बढ़ रहे हैं और मैं आप तक नहीं पहुंच सकता, तो मैं अपने आप को ना आगे बढ़ाऊं, मैं आपके टांग को पकड़ के ऐसे खींच दूं कि आपको धरातल पे ला दूं। मैं उस पर विश्वास नहीं करता। ये जिंदगी थोड़ा, मेरी विचारधारा उस घटना के बाद थोड़ी आध्यात्मिक हुई है। भगवान ने हमको एक जिंदगी दी है, सीमित समय आपको और हमें इस पृथ्वी पर दिया है। उस सीमित समय में लोगों के दिल जीतो, अच्छा काम करो, अपने दुश्मनों का भी
या प्रतिद्वंदियों का भी कभी बुरा मत सोचो, भला सोचो, क्योंकि अंत में जवाब आपको और हमें यहां नहीं देना है, हमको वहां देना है। कुछ सवाल ना क्योंकि आपने पहले ही मुझे मना किया अतीत के सवाल ना हो, लेकिन मुझे लगता है ना कि मुझे लगता है संध्या साहब कि अतीत बहुत कुछ सीख दे जाता है। जो सीख मैं आपके चेहरे पे साफ पढ़ रहा हूं, दिख रहा है, आपकी वो बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप में वो जो चेंजेस मैं देख रहा हूं, जो सुकून, जो शांति आपके चेहरे पे, जो शीतलता दिख रही है, वो अद्भुत दिख रही है मुझे। तो मैं यहां से मानूं कि ये जो पूरा विपक्ष का कुनबा जो इकट्ठा हो रहा है और मध्य प्रदेश में जिस शीतलता के साथ आप खड़े हो रहे हैं, जिस ताकत के साथ आप उस जमीन को तैयार कर रहे हैं, कि यहां बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा 2024 के लिए। मैं तो ये मानता हूं कि और फिर आप कहोगे कि मैं अध्यात्म के रास्ते पे चला हूं। मैं मानता हूं कि सफर लंबी होती है जी, और लंबी सफर में कुछ सुखद घटनाएं होती हैं, कुछ दुखद घटनाएं भी होती हैं। पर अगर आपका लक्ष्य साफ है, आपका लक्ष्य स्वच्छ है और उस लक्ष्य पे तीर की तरह आप अपनी आंख लगाए रखो, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ सदैव रहेगा। एक दूसरी बात, सत्य का रास्ता कठिन होता है, पर मैं मानता हूं, मुझे भगवान में बहुत विश्वास है कि सत्य की जीत सदैव होती है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिंदगी में सदैव मैं मानता हूं परिवेश जी कि आपको जवाब ना कांग्रेस को देना है, ना आपके विपक्षियों को देना है, या आप मीडिया में हो, आपके दूसरे चैनलों को के साथ आपको प्रतियोगिता में जवाब देना है। आपको जवाब अगर देना है तो रात को जब आप सोने जाते हो, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, तो आपको जवाब अपने आप को देना है। आपको अपना चेहरा और हमें अपना चेहरा शीशे में देखकर अपने आप को जवाब देना है। और अगर अंग्रेजी में कहावत है, सॉफ्टेस्ट पिलो इज अ क्लियर कॉन्शियंस। अगर आपका दिल साफ है तो आपको बहुत चैन की नींद रात को आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय IBC 24 के लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संध्या साहब, थैंक यू। तो जोरदार तालियां ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए। और मैं सर से गुजारिश करूंगी कि सर आप प्लीज सर मंच पे बने रहिए, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एग्जीक्यूटिव एडिटर परमेन सर जी को कि वो सर का एक बार फिर से स्मृति चिन्ह देकर के सप्रेम भेंट उन्हें एक, ताकि हमेशा स्मृति पटल पर आज का ये दिन उनके चिन्हित रहे। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। जनसंवाद में सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए।